चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में बीते 2 दिनों से बुलडोजर एक्शन जारी है। सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत सरकारी जमीन पर बने अतिक्रमण को पीले पंजे से ध्वस्त किया जा रहा है। प्रशासन की इसी कार्रवाई के दौरान एक मस्जिद की भी निशानदेही की गई, जिसके एक हिस्से को अतिक्रमण करके बनाया गया। बस फिर क्या, जैसे ही बुलडोजर ने मस्जिद के अवैध हिस्से को धराशायी करना शुरू किया, भाईजान खुद हथौड़ा लेकर मस्जिद की ऊंची मीनारें तोड़ने लगे। देखिए। योगी का पीला पंजा दुकानों पर भी चला, सड़क किनारे बनाए गए घर मकानों पर भी चला और तो और उस मस्जिद पर भी चला जिसके कुछ हिस्से को अतिक्रमण करके बनाया गया था। बुलडोजर एक्शन की तस्वीर यूपी के चंदौली की, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सड़क किनारे मौजूद अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बाहुबलियों की पूरी फौज उतार दी। देखिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा बुलडोजर एक साथ गरज रहे हैं। अवैध कब्जे की हर निशानी मिटा रहे हैं। छत, दीवार, बाउंड्री, टीन शेड सब कुछ ध्वस्त कर रहे हैं। दरअसल चंदौली जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सड़क चौड़ीकरण का काम बीते 2 दिनों से जारी है, जिसके तहत प्रशासन ने बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। अगले 3-4 दिन भी सड़क चौड़ीकरण का काम चलेगा। तो मस्जिद तक काम, सुभाष पार्क से लेके मस्जिद तक काम हुआ था कल। आज सुभाष मस्जिद से लेके हम लोग यहाँ पे रेलवे ब्रिज तक जो अतिक्रमण है उसको हटा रहे हैं, और जो भी हमारे पीडब्ल्यूडी का मानक है उसके अनुरूप ये चिन्हांकन किया गया है, नोटिस दी गई है, उसके बाद अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बता दें कि पीडब्ल्यूडी की तरफ से हुई इस कार्रवाई में एक मस्जिद पर भी बुलडोजर चलाया गया। उसके अवैध हिस्से को पीले पंजे के जरिए जमींदोज किया गया। हम इसे मौजूद हैं जीटी रोड पर मस्जिद के पास, जहां अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे 5 जेसीबी लगाकर, बड़ी बड़ी कैटरपिलर मशीनों को लगाकर ये अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है। इनको हालांकि सभी को 48 घंटे पहले ये मोहलत दी गई थी कि 48 घंटे के अंदर अपना अतिक्रमण सामान हटा लें, नहीं तो फिर उसके बाद जेसीबी तोड़ी जाएगी। हालांकि जो ऊंची ऊंची मीनार है उसको तोड़ा जाना संभव नहीं है। मस्जिद कमेटी से बोला गया कि वो खुद इसको हटवा लें। एहतियात के तौर पर जो नीचे की दुकानें हैं उसका थोड़ा सा तोड़ के हटाया जा रहा है, ताकि ये इन लोगों को ये न लगे कि जो लापरवाही ने की है इसकी सजा न मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सड़क किनारे बनी इस जामा मस्जिद का कुछ हिस्सा अवैध था। इसके अलावा मस्जिद के अगले हिस्से में ऊंची मीनारें और गुंबद भी बनाए गए थे। लिहाजा प्रशासन ने जो हिस्सा बुलडोजर की जद में आया उसे तोड़ दिया, लेकिन ऊंची मीनार और गुंबद को तोड़ने के लिए मस्जिद कमेटी को 48 घंटे की मोहलत दी। बस फिर क्या, भाईजान खुद ही मस्जिद की मीनार और गुंबद को हथौड़े से तहस नहस करने लगे। प्रशासन की तरफ से साफ निर्देश है कि सरकारी जमीन पर किसी तरह का अवैध कब्जा या अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा एक तरफ प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ बुलडोजर के खौफ से लोग अतिक्रमण को ही तोड़ते दिखाई दिए। इस कड़ी में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने सड़क किनारे मौजूद समाजवादी पार्टी के दफ्तर को तहस नहस कर दिया। ये सपा कार्यालय है, यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में जीटी रोड पर ये सपा कार्यालय है। बताया गया कि चुंगी की जमीन पर यह सपा कार्यालय था और अतिक्रमण की जद में 48 फुट की जद में यह भी आया, जिसको तोड़ने का काम चल रहा है। हालांकि अधिकारियों से सपा के नेताओं की बहस भी हुई। उन्होंने दस्तावेज दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि ये सपा के नाम से अलर्ट है, जबकि ये जो कार्यालय है चुंगी नगर पालिका की चुंगी हुआ करती थी उसके जमीन पर बना, और इसका कोई दस्तावेज सपा के नाम से अलर्ट नहीं है। आरोप है कि समाजवादी पार्टी ने अपने इस दफ्तर को सरकारी जमीन पर बना रखा था। लिहाजा जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, एसपी के स्थानीय नेता मौके पर पहुंचे और बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करने लगे। पहले की बात है, आपका कार्यालय कितने साल पुराना है? बस 20 साल है। 25 साल की कब बंद हुई? नहीं हुई सबसे पहले आपके पास तो कोई कागज नहीं ना सपा कार्यालय के?
सुना आपने, कार्यालय के दस्तावेज मौजूद नहीं, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के नेता बुलडोजर कार्रवाई रोकने पर उतारू थे। लेकिन प्रशासन ने बिना किसी दबाव में आकर अतिक्रमण पर बनाए एसपी दफ्तर को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि योगी राज में अतिक्रमण कोई भी करे उसे बख्शा नहीं जाएगा। चंदौली से संतोष जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृष्ण की नगरी द्वारका में बुलडोजर एक्शन का डे 2 पहले दिन से ज्यादा खतरनाक रहा। बुलडोजर ने एक एक कर समंदर किनारे किए अवैध कब्जों को हटाया। 2 दिन में करोड़ों की जमीन को सरकारी खजाने में लौटा दिया। जुमे के रोज तो बुलडोजर की रफ्तार और वार दोनों में ज्यादा धार दिखी। इस धार्मिक जो अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। जो दरियाई विस्तार है वहाँ से करीबन 10 मीटर की दूरी पे एक धार्मिक अतिक्रमण किया हुआ था, उसको यहाँ प्रशासन के द्वारा इसको डिमोलेशन की कार्रवाई हाथ धरी जा रही है। 1, 2, 3, 4 और ये 5। 48 घंटे 5 अवैध धार्मिक कब्जे, मजार और मस्जिद के रूप में समंदर किनारे अवैध अतिक्रमण। ये वो सच्चाई है जिनके सफाई का काम जुमे से एक रोज पहले ही शुरू हो गया था। जुमे के दिन भी चला और जुमे के अगले दिन भी चला। ये जो इलीगल स्ट्रक्चर्स जो बॉर्डर एरिया में बने हुए हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इन स्ट्रक्चर्स के खिलाफ ये जो एक्शन है ये लिया गया है। तस्वीरें गुजरात के द्वारका जिले की है, जहां समंदर किनारे बीते 2 दिनों से लगातार अवैध कब्जों को हटाने का सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बुलडोजर ने समंदर किनारे 48 घंटे में 2 अवैध गुंबद गिराने का रिकॉर्ड बना लिया। कल भी अवैध मस्जिद गिराई गई थी और आज भी अवैध मस्जिद के गुंबद को धराशायी कर दिया गया है। लेकिन कैसे एक पंजा लगते ही गुंबद खोखली हो गई, कागज की तरह उसकी परतें जमीन पर गिर गई और देखते ही देखते पूरा का पूरा ढांचा जमींदोज हो गया। धार्मिक अतिक्रमण किया हुआ था, उसको यहाँ प्रशासन के द्वारा इसको डिमोलेशन की कार्रवाई हाथ धरी जा रही है। पूरे इलाके में ये पुलिस का बंदोबस्त भी लगाया गया है। बुलडोजर लगातार अपना दम उन अवैध कब्जों के खिलाफ भर रहा है जिन्हें मजहब की आड़ में समंदर के किनारे कट्टरपंथियों ने बना दिया। इन कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक पुलिस और प्रशासन की टीम ने उन्हें बुलडोजर की मदद से मलबे में तब्दील कर दिया। कोस्टल एरिया में या जो अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर है उस एरिया में किसी भी प्रकार का इलीगल तरीके का रिलीजियस एनक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए। इसके काफ़ी स्ट्रांग ऑर्डर्स है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के। आज बुलडोजर 2 अवैध मज़ारों और एक अवैध मस्जिद पर चला है और प्रशासन ने 15,650 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन को खाली करा लिया। इसकी कीमत 1 करोड़ 24 लाख बताई जा रही है। ये सारा जो भी हमने कार्रवाई किया है वो पूरा शांतिपूर्ण वातावरण में हुआ है और हाल में भी अभी शांति का माहौल बना हुआ है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये दोनों तस्वीरें उन अवैध मज़ारों की है जिन्हें द्वारका जिले में समंदर किनारे बनाया गया था। दोनों पर बुलडोजर एक्शन हो गया है। अब ये मज़ारें आज की तारीख से मलबा हो चुकी हैं, बीते वक्त की कहानी बन चुकी हैं। देखिए, समंदर की लहरों के एकदम पास में जब बुलडोजर पहुंचा तो अवैध रूप से बनाई गई मज़ार की दीवार गिरा दी और कुछ ही देर में पूरी की पूरी मज़ार मलबे में तब्दील हो गई। धार्मिक अतिक्रमण किया हुआ था, उसको आज प्रशासन के द्वारा यहाँ पे डिमोलेशन की कार्रवाई है वो हाथ ली जा रही है। एक मज़ार पर कार्रवाई करके बुलडोजर आगे बढ़ा तो समंदर के ठीक सामने बनाई गई इस अवैध मज़ार को ध्वस्त कर दिया। थोड़ी देर पहले तक इस मज़ार को अवैध तरीके से बनाकर कट्टरपंथी गुमान कर रहे थे। उसके गुरूर को 1500 किलो के पहलवान ने एक बार में ढेर कर दिया। ना हरे झंडे रहे, ना हरी दीवारें। समंदर के पास से मज़ार के नाम पर बनाया गया अतिक्रमण बुलडोजर के एक पंजे से मुंह के बल गिरता दिखा। टिन हो या दीवारें, सब मलबा हो गए। कुछ वहां बचा
तो वो था केवल मलबा, जिसका नामो निशान भी वहां से कुछ देर बाद ऐसे ही खत्म कर दिया गया, जैसे वहां कभी कोई कब्जा था ही नहीं। साफ है, जिस तेजी से द्वारका प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चला रहा है, वो आसानी से यूं ही थमने वाला नहीं है। अवैध मस्जिद हो या अवैध मजार, चाहे कितनी साज सजावट की गई हो, प्रशासन साफ कर चुका है, बुलडोजर छोड़ेगा नहीं, किसी अतिक्रमण को नहीं। अगले 24 घंटे द्वारका में अवैध कब्जाधारियों को नींद नहीं आने वाली है। आने वाले 24 घंटों के लिए भी ये पूरा जो धार्मिक दबान, जो अतिक्रमण है, उसको भी बुलडोजर एक्शन और पंजा लगाया जाएगा। जयदीप लाखानी, जी मीडिया, द्वारका। द्वारका में समंदर के किनारे अवैध निर्माण गिराने का काम 1 या 2 दिन से नहीं बल्कि 16 महीनों से चल रहा है। बुलडोजर एक्शन के पहले दिन एक अवैध मजार और एक अवैध मस्जिद जमींदोज की गई, जो कि 532 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। इनकी कीमत करीब 93 लाख बताई जा रही है। वहीं डे 2 पर यानी कि आज 2 अवैध मजारों और 1 अवैध मस्जिद को बुलडोजर ने ढा दिया और कुछ ही घंटों में 15,650 स्क्वायर मीटर सरकारी जमीन को खाली करा लिया, जिसकी कीमत 1 करोड़ 24 लाख बताई जा रही है। यानी बीते 48 घंटे में कुल मिलाकर 2 करोड़ 17 लाख रुपए कीमत की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। वही बात अगर द्वारका में 16 महीने से चल रहे डिमोलिशन ड्राइव की करें तो प्रशासन अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन को अतिक्रमणकारियों से खाली करा चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जुबान से निकला एक एक शब्द कायदे का और नपा तुला होता है। वो कोई भी बात हवा में नहीं करते और जब बात बेटी और महिलाओं से वचन निभाने पर आती है तो उनके सुरक्षा के लिए चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं। योगी ने एक बार फिर अपने वचन को निभाया है। छेड़छाड़ के आरोपी मौलाना को स्ट्रेचर पर पहुंचाकर और गैंगरेप के आरोपी का अवैध कब्जा हटाकर। देखिए डिटेल इस रिपोर्ट में। बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले के लिए इस धरती माता के पास कोई जगह नहीं होगी। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। टिकट तो योगी फोर्स ने काट ही दिया है। दोनों आरोपियों को योगी ने अपनी पुलिस और अपने पहलवान की ताकत का एहसास करा दिया है। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। प्रदेश की व्यवस्था को संभालने का जिम्मा पुलिस और प्रशासन के पास होता है और यूपी में ये दोनों सीएम योगी के निर्देशों पर अपने काम को बखूबी निभा रहे हैं। यही कारण है कि योगी भी सीना ठोक कर कहते हैं, अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। जो भी अपराधी होगा उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। बेटियों को दिया गया वचन योगी हर हाल में निभाते हैं। मुरादाबाद के इस मौलाना की हालत देख लीजिए। योगी फोर्स ने क्या कर डाला, इसे कपड़े बदलने तक का वक्त नहीं मिला। इधर योगी राज में महिला से छेड़छाड़ का दुस्साहस किया और उधर योगी फोर्स ने दरिंदगी की चादर ओढ़े इस मौलाना को धरती पर कदम रखने लायक छोड़ा ही नहीं। कल तक जो महिला को अकेला पाकर उसे छेड़ रहा था, वो आज अपने पैरों पर चलने लायक नहीं बचा है। इसने मौके का फायदा उठाकर एक सुनसान गली में महिला से छेड़छाड़ की, पीछे से उस पर झपट्टा मारा। महिला डर गई, चीखी, चिल्लाई, जिसके बाद ये मौलाना फौरन भाग खड़ा हुआ। लेकिन देखिए, जिस तेजी से ये छेड़छाड़ के बाद भागा था, अब उस तेजी का नामो निशान मिट चुका है। मौलाना के पैर में गोली लगी है। आरोपी मौलाना स्ट्रेचर पर अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है।
नौशाद नाम के इस दरिंदे ने न सिर्फ अपना गुनाह कबूल किया, बल्कि इसके पास से हुई बरामदगियों ने कई सवाल खड़े कर दिए। आरोपी नौशाद एक मामूली सा दर्जी है, लेकिन पुलिस को इसके पास से हथियार मिले। तमंचा और बाकी 3 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद हुए। इसने पूछताछ में जो कल वीडियो वायरल हुआ था उसमें घटना को स्वीकार किया। इसमें अग्रिम बयान कर रहे हैं। इसी तरह योगी फोर्स ने फतेहपुर में भी मंगेतर के सामने गैंगरेप करने वाले आरोपी का हिसाब कर दिया है। आरोपी बबलू सिंह सिंगरौर बेशक फरार है, लेकिन योगी ने उस पर ऐसी चोट की है, वो जहां भी दुबक कर बैठा होगा वहां ये तस्वीरें देखकर उसके सीने में जोर का दर्द जरूर उठा होगा। गैंगरेप के आरोपी बबलू सिंह ने चारागाह की जमीन पर कब्जा कर रखा था, जिसे योगी प्रशासन के बुलडोजर ने कब्जा मुक्त करा दिया है। यानी योगी ने बबलू सिंह पर डबल स्ट्राइक की है। बेटी के इज्जत से खिलवाड़ और अवैध कब्जे का अंजाम बबलू सिंह को महंगा पड़ा है। बेटी सुरक्षित हुई है तो उत्तर प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित हुआ है। साफ है, बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ कोई किसी भी तरह करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि योगी पुलिस और प्रशासन अपराधी का हाथों हाथ हिसाब करने में देर नहीं लगाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जो देवभूमि की पवित्रता को नष्ट करे वो सत्यानाशी तो कहलाए गए। ऐसे ही 7 सत्यानाशियों को धामी की पुलिस ने धर दबोचा है। 7 आरोपियों का गुनाह अगर आप सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। आरोप है कि यह देवभूमि के उधम सिंह नगर में सनातनियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए गौ माता की तस्करी कर रहे थे। लेकिन धामी फोर्स ने गो तस्कर गिरोह के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के तहत कड़ा एक्शन लिया। चेतावनी के साथ मैं बोलता हूं कि इन पर तत्काल कार्रवाई हो और इनकी जेल होनी चाहिए। इनको हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहां से भाग रहे हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। देवभूमि में ऑपरेशन प्रहार रुकने वाला नहीं है, बल्कि अब फुल स्विंग में आरोपियों के खिलाफ चलने वाला है। ये उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया है और इसके नतीजे सामने आने भी लगे हैं। देवभूमि के 7 सत्यानाशी धामी फोर्स ने धर दबोचे। इनकी लंबाई, इनकी कद काठी, इनके डील डोल पर मत जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 के 7 वो पापी हैं जो सनातन धर्म में मां का दर्जा रखने वाली गौ माता का कारोबार कर रहे थे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ जाते थे। आरोप है कि यही 7 जंगल से गाय पकड़कर लाते थे और कसाईयों के हाथों गौ माता को बेच दिया करते थे। गौ माता पर अत्याचार करने वाले ये आरोपी पुलिस के कब्जे में हैं। जयपुर थाने में इनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। लेकिन गौ तस्करी के इस काम में केवल यही 7 शामिल नहीं थे, बल्कि इसके पीछे पूरा एक गिरोह काम कर रहा है, जिसकी कमर तोड़ने के लिए सीएम धामी और उनका प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहां से भाग रहे हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस के अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे। ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब पुलिस को उधम सिंह नगर जिले के जसपुर इलाके में 160 किलो गौमांस के अवैध परिवहन का पता चला। तहकीकात शुरू हुई तो कड़िया ऐसी जुड़ी कि मामला घने जंगलों से शुरू होकर कबाब की दुकान तक पहुंच गया। खुलासा हुआ कि गायों को पकड़ने से लेकर काटने और बाजार तक सप्लाई करने का पूरा नेटवर्क गौ तस्करी के इस काम में सक्रिय है। पुलिस ने सबसे पहले उस व्यक्ति को पकड़ा जो कबाब की दुकान के लिए मांस खरीद रहा था। जांच में सामने आया कि जंगल से गायों को पकड़कर रात के अंधेरे में गौकशी की जा रही थी। इसके बाद गौमांस को गाड़ियों में भरकर सप्लाई किया जाता था। पुलिस ने पूछताछ में निशानदेही पर एक टेम्पो, ई-रिक्शा और बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल जब्त की है। गौ तस्करी के इस मामले से इलाके में हड़कंप मच गया और संत समाज इस पर भड़क उठा।
हम उसका बिल्कुल विरोध करते हैं और प्रशासन शासन का साथ देंगे इस मामले में। हम कहीं से भी और ऐसे आदमी को जो गुनाहगार है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिन लोगों ने ये काम किया है हम उसके सख्त खिलाफ हैं और पूरे शहर जसपुर की मुस्लिम बरादरी उस बंदे का बाइकाट करती है। जो प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू जनमानस की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सरकार से मैं मांग करता हूं, वहां के प्रशासन से मांग करता हूं, तत्काल कड़ी कार्रवाई हो। चेतावनी के साथ मैं बोलता हूं कि इन पर तत्काल कार्रवाई हो और इनकी जेल होनी चाहिए, इनको सजाएं होनी चाहिए। इस गिरोह के बाकी सदस्यों पर प्रहार के लिए धामी की पुलिस लगातार एक्शन मोड में है, लेकिन सवाल खड़ा हो रहा है कि देवभूमि को कौन लगातार साजिश का अड्डा बनाने में जुटा है। सवाल है कि क्या ये नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय था। पुलिस की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज एमपी के जबलपुर से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने पूरे देश का दिल झकझोर कर रख दिया। बरगी डैम में क्रूज हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब तक 9 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन इन सब में चौंकाने वाली एक तस्वीर है, एक मां और उसके बच्चे की। जब दोनों के शव बाहर पानी से निकाले गए तो 4 साल का मासूम बच्चा अपनी मां के सीने से चिपका हुआ था। दोनों को बेरहम मौत भी अलग नहीं कर पाई। मां के आंचल में खेलने वाला वो मासूम बच्चा मां का आंचल पकड़े ही दुनिया से चला गया। बेरहम मौत भी मां के सीने से चिपके बेटे को जुदा नहीं कर पाई। डैम का तूफान भी ममता के आंचल को बेटे के सिर से छीन नहीं पाया। जिंदगी डूब रही थी, मौत सांसें रोक रही थी, लेकिन घुटती सांसें खामोश होते जिस्मो जान, बेजान शरीर से मां चिपकाए रही 4 साल के अपने जिगर के टुकड़े को। अथाह पानी में जूझती रही वो मां आखिरी दम तक लड़ी होगी जिंदगी की जंग, लेकिन अफसोस ना मां बची ना बच्चा। बहुत दर्दनाक है ये तस्वीर, रुला देने वाली, पत्थर दिल को भी पिघला देने वाली। जबलपुर क्रूज हादसे में 9 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन इस एक तस्वीर ने देश को झकझोर कर रख दिया है। बचाव दल को एक मां और उसके 4 साल के बेटे के बेजान शरीर मिले, जो अभी भी एक दूसरे से चिपके थे। लाइफ जैकेट तो था, लेकिन मां बेटे की लाइफ बचाने में नाकाम रहा। कितने लोग थे? हम 6 लोग थे परिवार से। मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ थे और मेरी वाइफ, मेरी बेटी थी। बेटी, मैं और फादर इन लॉ तो हम जैकेट पहन रखी थी तो वेव से बहकर आ गए साइड में। फिर गांव के कुछ लोगों ने हमें बचाया रस्सी लेकर। बरगी डैम में पानी के हिचकोलों की मस्ती में झूमने कई राज्यों से लोग पहुंचते हैं। अद्भुत नजारे का मजा यहाँ पर्यटकों को खींच लाती है, लेकिन इस माँ बेटे का तो अंतिम सफर था, जहां को नाजुक निगाहों ने अभी जी भर देखा भी नहीं था कि मौत ने माँ की बाहों से बड़ी बाहें फैलाकर समेट ली। जबलपुर के बरगी डैम में पर्यटन विभाग का क्रूज तेज आंधी की चपेट में आ गया। लहरें इतनी तेज उठी कि क्रूज में पानी भर गया और फिर तेजी से क्रूज पलट गया। आहिस्ता आहिस्ता लोग डूबने लगे, लेकिन मौत ने मौका नहीं दिया। क्रूज की क्षमता 60 लोगों की है। हादसे के वक्त क्रूज में लगभग 46 सैलानी सवार थे। हादसे वाली क्रूज में 2 क्रू मेंबर भी थे, लेकिन जब क्रूज ने बैलेंस खोया तो फिर क्रू मेंबर भी कुछ नहीं कर पाए। हादसा होने के बाद बचाव दल ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। मधुर मैसी निवासी दिल्ली है। दिल्ली क्या है? हाँ, और ये कुकुल लाजी है, खमरिया लिखा हुआ है इनका।
और ये भी साउथ इंडियन है। अब भी बरगी डैम में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि कुछ लोगों के शव अब तक बरामद नहीं हुए हैं। डेड बॉडी है वो मतलब क्या है नीचे दबी हुई है। तो उसको क्या है जाने के लिए छोटी छोटी खिड़की शीशे वाली है। उसमें से मतलब बंदा जा नहीं सकता। तो क्या है कि जैसे ही थोड़ा सा रास्ता बनता है तब हम उसको निकाल रहे हैं। सिस्टम ने घोट दिया क्रूज पर बैठे लोगों का गला। लापरवाही ने ले ली क्रूज पर सवार लोगों की जान। किसका दोष है? कौन है 9 लोगों की मौत का जिम्मेदार? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव खुद ही कबूल कर रहे हैं कि क्रूज पर सवार कई लोगों के पास लाइफ जैकेट ही आधे अधूरे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सारी टीमों को लगाया। उस घटना में लगभग 29 लोग बचाए गए जो मुझे अभी तक जानकारी मिली। लाइफ जैकेट को खास करके क्रूज में सबको पहनना ही चाहिए। जिनने पहना उनको मालूम भी है, कुछ ने आधा अधूरा बांधा था, लेकिन ये सारी बातें जांच में आएगी। हादसे की जांच होगी। जांच टीम जिम्मेदार लोगों को कटघरे में खड़ा करेगी, लेकिन जिनके अपने डैम के पानी में समा गए उनका क्या? उन्हें कौन लौटाएगा? जिन लोगों ने अपनों को खोया है वो बेसूध हैं। उम्मीद की डोर अब टूटती जा रही है। हादसे ने सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तमाम सवालों के जवाब बरगी डैम के पानी की ऊंची लहरों की तरह हवा में तैर रहे। इस बीच मां और बच्चे की कलेजा चीर देने वाली तस्वीर है। मेरी दुनिया है मां तेरी आंचल में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पश्चिम एशिया में सीज फायर अंतिम सांसें गिन रहा है। अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के हेड ने प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने ईरान पर आखिरी प्रहार करने का पूरा रोड मैप रख दिया है। अब बस ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है। उधर इजराइल भी रेडी है, यहां तक कि अपने सहयोगी यूएई में भी अपना आयरन डोम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम फिट कर चुका है। और इस बीच ईरान ने भी कह दिया है अमेरिका को कि आओ हम तैयार हैं। किसी ज्वालामुखी की तरह धधकते मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान का सीज फायर वाला कच्चा धागा किसी भी वक्त बमों और मिसाइलों की आग में झुलसकर खाक हो सकता है। ईरान के एयर डिफेंस फिर एक्टिव हो चुके हैं। यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के हेड ब्रैड कूपर ने ट्रंप को सौंप दिया है ब्लो प्लान। यूएई में इजराइल ने फिट कर दिया है लेजर बीम बम। मतलब ईरान रेडी है, ट्रंप तैयार हैं, इजराइल का गोल क्लियर है। मिडिल ईस्ट के पहले चरण के 39 दिनों वाले युद्ध के बाद क्या अंतिम प्रहार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? इस्लामाबाद टॉक्स के फेल होने के बाद इसी की आशंका उपजी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक ट्रंप सीज फायर की तलवार दुनिया को दिखाने के लिए भांजते रहे। और अब अमेरिका का इरादा बिल्कुल साफ हो चुका है कि ईरान पर ट्रंप सबसे विनाशक बम बरसाने की तैयारी कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान को लेकर टॉप सैन्य अधिकारियों के साथ करीब 45 मिनट का हाई लेवल वॉर रूम सेशन किया है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने संभावित फाइनल स्ट्राइक के विकल्पों पर ब्रीफिंग दी है। इसमें हमलों की एक छोटी और शक्तिशाली लहर की रूपरेखा बताई गई, जिसमें ईरान की सैन्य संपत्तियां, राजनीतिक नेतृत्व और बुनियादी ढांचे को टारगेट करना शामिल है। इसमें हॉर्मुज जलडमरू मध्य के एक हिस्से पर कब्जा करना शामिल है। ईरान के यूरेनियम के भंडार को कब्जे में लेने के लिए विशेष बलों के ऑपरेशन का प्लान भी शामिल किया गया है। इस प्लान में विशेष कमांडो दस्ता ईरान से यूरेनियम लाने की कोशिश कर सकते हैं। अब गेंद ट्रंप के पाले में है। ब्लो प्लान पर ट्रंप की मुहर लगते ही ईरान में मिसाइलों की बरसात शुरू हो सकती है। ट्रंप सीज फायर के बावजूद ईरान को लगातार धमकी देते रहे हैं और अब यही धमकी अगले चरण में ईरान में शायद सबसे बड़ी तबाही की वजह बनेगी। इस बीच ईरान ने भी जवाबी हमले की चेतावनी दी है। इजराइल पहले से ही सीज फायर की किसी प्रक्रिया को लेकर नाक भौं सिकोड़ता रहा है।
यहाँ तक कि लेबनान से सीज फायर होने के बावजूद नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले नहीं रोके। अब इजराइल अरब वर्ल्ड के अमेरिका के सहयोगी देशों के हाथ मजबूत कर रहा है, क्योंकि ईरान इन्हीं देशों को टारगेट करता है। इजराइल ने यूएई को ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाने के लिए कई आधुनिक हथियार सिस्टम भेजे हैं। इसमें लेजर बेस्ड आयरन बीम सिस्टम और स्पेक्ट्रो नाम का सर्विलांस सिस्टम शामिल है। स्पेक्ट्रो सिस्टम की मदद से यूएई 20 किलोमीटर दूर से आने वाले ड्रोन का पता लगा सकता है। इसका फायदा ईरान के शाहिद ड्रोन को काउंटर करने में होगा। वहीं आयरन बीम लेजर सिस्टम छोटे रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देता है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने यूएई को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया है। इन सभी सिस्टम्स को चलाने के लिए कई दर्जन इजरायली सैनिक भी यूएई भेजे गए हैं। इजराइल और यूएई का बढ़ता सहयोग खाड़ी क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है। फरवरी में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, जिसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में यूएई को भी निशाना बनाया। ईरान ने यूएई पर 500 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और करीब 2000 ड्रोन दागे। यूएई को इजराइल से सहयोग मिलना इस बात का संकेत हो सकता है कि इस बार जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करें तो ईरान की ओर से जब जवाबी हमला हो तो यूएई जैसे देश खुद को सुरक्षित रख पाए। यानी ईरान पर फाइनल प्रहार की स्ट्रेटजी तैयार हो चुकी है। अब ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है। जाहिर है अब की बार पहली बार की तरह युद्ध बिना किसी नतीजे के सीज फायर तक शायद ही पहुंचे। युद्ध आर पार का होगा और ऐसा हुआ तो संघार बड़ा भयंकर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान में पल रहा हिजबुल मुजाहिदीन का एक और कमांडर अज्ञात हमलावरों का शिकार हो गया। सज्जाद अहमद को किसने मारा, क्यों मारा, इसका कोई सुराग पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में खौफ इस बात से पसरा है कि आतंकी सज्जाद को अज्ञात हमलावरों ने इस्लामाबाद में कैसे मार दिया। आखिर वो सीक्रेट किलर कौन है? क्या उसका अगला टारगेट हाफिज सईद और मसूद अजहर तो नहीं है? पाकिस्तान की जिस जमीन को आतंकी अपने लिए सुरक्षित मानते थे, वही उनके लिए कब्रगाह बनती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान सरकार और मुनीर आर्मी आतंकियों को सुरक्षा मुहैया करा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में मौजूद साइलेंट किलर एक एक करके दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार रहा है। और इस फहरिस्त में नया नाम जुड़ा है सज्जाद अहमद का। हिजबुल के टॉप कमांडर सज्जाद अहमद को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। दावा किया जा रहा है कि हमलावरों ने तब तक गोलियां बरसाई जब तक सज्जाद की मौत नहीं हो गई। आपको बता दें कि सज्जाद अहमद कश्मीर मूल का आतंकी था। वो कश्मीर के बारामूला का रहने वाला था। कुछ सालों पहले वो पाकिस्तान चला गया और हिजबुल जैसे आतंकी संगठन से जुड़ गया। बताया जा रहा है कि सज्जाद अहमद पाकिस्तान में बैठकर भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब हो पाता उससे पहले ही पाकिस्तान में मौजूद धुरंधरों ने हिजबुल के टॉप कमांडर को जहन्नुम भेज दिया। गौर करने वाली बात यह है कि साल 2026 के आगाज के साथ ही पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सफाए का काम ताबड़तोड़ तरीके से जारी है। बीते 4 महीनों में लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के 30 से ज्यादा आतंकवादी ढेर कर दिए गए। अज्ञात हमलावरों ने लाहौर, कराची और पेशावर जैसे शहरों में आतंकियों को निशाना बनाया है। और अगर बात बीते 3 दिनों की करें तो 28 अप्रैल को लश्कर का कमांडर यूसुफ अफरीदी मारा गया, तो वहीं 29 अप्रैल को जैश कमांडर मौलाना सलमान ढेर किया गया और 30 अप्रैल को हिजबुल कमांडर सज्जाद अहमद ढेर हुआ। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने अपनी मौजूदगी से दहशत फैला रखी है। नजारा कुछ वैसा ही है जैसा धुरंधर फिल्म में दिखा था। चुपचाप आना, सटीक निशाना लगाना और फिर गायब हो जाना। और इसी अटैक प्लान के तहत पाकिस्तान में कई हाई प्रोफाइल आतंकियों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। और जिस तरीके से अज्ञात हमलावर ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, उसने पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों की नींद हराम कर रखी है, क्योंकि अगला नंबर हाफिज और मसूद का भी हो सकता है, जिन्हें पाकिस्तान ने बीते कई दशकों से पाल रखा है।